नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन फॉर इंडिया में। आज हम आप लोगों को क्लास 10 की जो पुस्तक है कीर्तिका भाग 2, उसका जो लेसन नंबर 2 है जॉर्ज पंचम की नाक, उसका प्रश्न उत्तर पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत किया। जितने भी प्रश्न उत्तर हैं सभी को आज हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सभी के उत्तर के बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। इससे पहले हम आप लोगों को जॉर्ज पंचम की नाक का जो सार है वो हम आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया है। जिन्होंने भी इस वीडियो को नहीं देखा है वो जाकर इसके सार को देख लें, ताकि आपको इसके जो प्रश्न उत्तर है इसको सॉल्व करने में आसान हो जाए। क्योंकि जब भी हम किसी सार को, कहानी को पढ़ते हैं, उसके बाद उसके प्रश्नों को हल करने जाते हैं तो वो बहुत ही आसानी से हल हो जाता है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप उस लिंक में जाकर सारांश को देख सकते हैं जिन्होंने नहीं देखा है। तो अब हम शुरू करेंगे इस लेसन का प्रश्न उत्तर, इस अध्याय का पाठ का प्रश्न उत्तर। तो इसका जो पहला प्रश्न है, सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है वह उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है? तो इसका जो आंसर है वो है सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है वह सदियों की परतंत्रता की छाप है। क्या है? सदियों मतलब बहुत पहले की जो परतंत्रता की वो क्या है? वो एक छाप है। चाटुकारिता मतलब चापलूसी, खुशामद उनके तन मन में विद्वान है। सरकारी तंत्र में क्या है? चापलूसी करना, खुशामद करना उनके तन मन में बसा हुआ है। और जहां चाटुकारिता का भाव होता है वहां फिर अपने सम्मान का कोई भी महत्व नहीं होता है। कहने का मतलब है जहां पे चापलूसी का भाव होता है, जहां पे खुशामद का भाव होता है, वहां पे फिर अपने सम्मान का कोई भी महत्व नहीं होता है। सरकारी तंत्र जॉर्ज पंचम की नाक के लिए चिंतित है, जिसने न जाने कितने ही कहर हम सब पर ढाए। यहाँ सरकार उसके अत्याचारों को याद न करके उसके सम्मान में जुट जाता है। मतलब उन्होंने हमारे ऊपर कितनी आजादी से पहले गुलामी किए और आजादी के बाद उनके ही आने पर इतने सारे सम्मान में लोग जुट गए हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि स्वतंत्र होने पर भी परतंत्रता की आदत जो है अभी समाप्त नहीं हुई है। मतलब हम स्वतंत्र हो गए हैं, लेकिन एक जो परतंत्रता की आदत है वो हमारे सरकारी तंत्र में समाप्त नहीं हुई है। सरकारी तंत्र अपनी मर्यादा को पीछे रखकर उस जॉर्ज पंचम नामक व्यक्ति की नाक के लिए चिंतित है, जिसका कोई भी महत्व नहीं है। इस तरह की जो सरकारी तंत्र की अयोग्यता और दूरदर्शिता, मूर्खता, चाटुकारिता को दर्शाती है। ये सब किसको दर्शाती है? सरकारी तंत्र की सभ्यता को दर्शा रही है। तो ये था इसका आंसर। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का क्या कारण था? वो भी एक, क्योंकि अलग से परेशान थे। उनकी परेशानी को आप किस तरह तर्कसंगत ठहराएंगे? तो चलिए ये भी जान लेते हैं। रानी एलिजाबेथ का जो दर्जी था वो रानी के दौरे से अच्छी तरह से परिचित था। दर्जी जानता था कि रानी पाकिस्तान, भारत, नेपाल का दौरा करेंगी, तो उस देश के अनुकूल ही उनके वेश धारण करना होगा। दर्जी परेशान था कि कौन कौन से देश में कैसा ड्रेस पहनेंगी। इस बात की दर्जी को कोई जानकारी नहीं थी, न कोई निर्देश था। उसकी चिंता अवश्य ही विचरनी थी, क्योंकि प्रशंसा की कामना हर व्यक्ति को होती है। मुझे चिंता कर रहा है, चलो उसका चिंता भी करने योग्य था, क्योंकि सभी चाहता है कि हम अच्छा काम करें ताकि हमारी प्रशंसा हो। उसका सोचना था कि हम जितना अच्छा वस्त्र तैयार करेंगे, बनाएंगे, मेरी उतनी ही ख्याति होगी, उतनी ही इज्जत होगी। और वह यह भी अच्छी तरीके से जानता था कि रानी से जुड़े सभी समाचार अखबार में छपते हैं। तो रानी के कुत्तों तक की खबरें जब छप रही हैं, तो रानी की इच्छा के अगर अनुसार हम ड्रेस सिलेंगे तो मेरी भी ख्याति हो जाएगी। बस इस तरह उसकी चिंता उचित ही थी, मतलब वो भी चिंता में लगा हुआ था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यही था इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। अब क्वेश्चन नंबर 3। और देखते ही देखते नई दिल्ली का कायापलट होने लगा। नई दिल्ली के कायापलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए होंगे?
अब यहाँ पे बताना है कि नई दिल्ली में जो परिवर्तन हुआ उस परिवर्तन में क्या क्या प्रयत्न किए गए। तो रानी एलिजाबेथ के स्वागतकर्ता में बहुत सारे ऐसे परिवर्तन किए गए जिसको हम लोग अब पॉइंट के माध्यम से जानेंगे। पहला पॉइंट, क्या क्या परिवर्तन हुए। सरकारी भवनों की साफ सफाई की गई होगी, साथ में रंग रोगन करके उन्हें चमकाया भी गया होगा। दूसरा, जगह जगह पर पड़े हुए जितने भी कूड़े करकट के ढेर होंगे उनको भी उठाने का प्रयास किया गया होगा। दर्शनीय स्थलों को भी सजा दिया गया होगा। तीसरा, रानी की नजर कहीं झोपड़ी झुग्गी बस्तियों पर न पड़ जाए यह सोचकर उसको दूसरे जगह स्थानांतरित भी, मतलब दूसरे जगह लेके चला गया होंगे, वो लोग रखवा दिए होंगे। चौथा, सभी सड़कों को साफ सुथरा किया गया होगा। प्रमुख स्थानों पर सजे हुए तोरण द्वार बनाए गए होंगे। जगह जगह पर बैनर और बोर्ड भी लगा दिए गए होंगे। पांचवा, जगह जगह पर स्वागत समारोह की तैयारियां भी की गई होंगी। कहीं पर स्कूल के बच्चे हाथ में झंडे झंडियां लिए हुए हाथ हिलाकर स्वागत कर रहे होंगे, तो कहीं पर नित्य वाद्य यंत्रों से उनका स्वागत किया जा रहा होगा। छठा पॉइंट जो है, कहीं कहीं प्रमुख स्थानों पर देश के सम्मानित नेताओं का झुंड हाथ में पुष्पहार, मतलब जिसको बुके कहते हैं, आदि लिए खड़े होंगे और फोटो लिए जाने के कारण एलिजाबेथ का स्वागत करने के लिए धक्का मुक्की कर रहे होंगे। सातवां पॉइंट, सुरक्षा की दृष्टि से स्थान स्थान पर पुलिस की व्यवस्था भी की गई होगी। आठवां, सरकारी भवनों पर झंडे भी लगाए गए होंगे। नौवां, जगह जगह पर ब्रिटेन और भारत की मित्रता के स्लोगन वाले पोस्टर भी लगा दिए गए होंगे। तो यही सब तैयारियां दिल्ली में चल रही हैं और दिल्ली की ये क्या कर रहे हैं, परिवर्तन कर्म की काया पलट हो रही है। तो ये था आंसर नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे और खान पान संबंधी आदतों आदि के वर्णन का दौर चल पड़ा है। क्वेश्चन जो पूछ रहा है इसमें ये पूछ रहा है कि इस प्रकार की पत्रकारिता के बारे में आपका क्या विचार है। दूसरा, इस तरह की पत्रकारिता आम जनता विशेषकर युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव डालती है। तो जो आज की पत्रकारिता है जिसमें चर्चित हस्तियों के पहनावे और खान पान संबंधित आदतों आदि का वर्णन का दौर चल रहा है, तो इसके बारे में जो विचार है, इसका आंसर जो है, पहले इसके बारे में जानेंगे। आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे खान पान संबंधी आदतों को व्यर्थ ही वर्णन करने का दौर चल पड़ा है। इससे जन सामान्य की आदतों में भी परिवर्तन कर दिया गया है। ऐसी बातों को बार बार चर्चित कर उसमें विशेष रुचि लेते दिखाई देते हैं। इस प्रकार की जो पत्रकारिता है बहुत ही छिछली है। उसके प्रति विचार है, क्या विचार है कि इस तरह की बातों को इकट्ठा करना और बार बार दोहरा कर महत्वपूर्ण बना देना, ये पत्रकारिता का प्रशंसनीय कार्य नहीं है। इससे जन सामान्य का कोई भी संबंध नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है कि पत्रकारिता में बहुत से ऐसे व्यक्तियों के चरित्र को भी महत्व दिया गया है जो खुद के चरित्र पर तो कभी खरे उतरते ही नहीं है, परंतु चारों तरफ चर्चा में बने रहने के कारण असहज ही कार्य करते रहते, जो समाचार पत्रों में छाप लिए जाते हैं। तो ये था इस प्रकार पत्रकारिता के बारे में विचार। दूसरा क्या पूछ रहा था कि इस तरह की पत्रकारिता आम जनता विशेषकर युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव डालती है। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। चर्चित व्यक्तियों के बारे में बार बार की गई व्यर्थ चर्चाएं युवा पीढ़ी पर बुरा प्रभाव डालती हैं। उन सभी चर्चित व्यक्तियों की नकल करने का प्रयास युवा पीढ़ी करती है और उन्हीं की संस्कृति में जीने की बढ़ती हुई इच्छाएं भी युवा पीढ़ी के मन में ऐसा भयंकर रूप धारण कर देती है जिससे युवा पीढ़ी के ऊपर दुष्प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता है, जो अभी हो ही रहा है। ये युवा पीढ़ियां अपने सामाजिक व्यवहार और लक्ष्य को भूलकर व्यर्थ की सजावट में अपना समय और धन खर्च करने लगी है। सभी युवा पीढ़ी पत्रकारिता से जुड़े इस दुष्परिणाम से अच्छी तरह सुपरिचित है, किंतु उन्हें उनके भविष्य या देश की बिगड़ती हालत से कोई लेना देना नहीं रह गया है। ऐसा लगता है कि युवा पीढ़ी को उच्छृंखल बनाने या उनके उद्देश्य से भटकाने के लिए ही अधिक से अधिक घिनौने रंगीन समाचार चित्र प्रस्तुत किए जाते हैं। युवा पीढ़ी पर इसका कोई अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 5वां। जॉर्ज पंचम की लाट की नाक
मतलब जॉर्ज पंचम की जो मूर्ति है उसकी नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए? बहुत सारे यत्न किए, जैसा कि हम आप लोगों को सारांश में बताए थे। तो चलिए अब इस उत्तर के भी माध्यम से जान लेते हैं। जॉर्ज पंचम की खंबे की मतलब वो जो मूर्ति है उसकी नाक को फिर से लगाने के लिए जो सराहनीय प्रयास किए गए वे सब निश्चित ही हैरान कर देने वाले हैं। क्या है? पहला, मूर्तिकार ने फाइलें ढूंढवाई जिससे इस पत्थर के स्थान का पता चल सके। दूसरा, फाइल के न मिलने पर मूर्तिकार उस तरह का पत्थर ढूंढने के लिए हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर गया, उसने हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोजा। तीसरा, मूर्तिकार ने अपने देश में स्थित सभी नेताओं की मूर्तियों की नाक को नापा, जिसके लिए वह देश के उन सब नेताओं की मूर्तियों को ढूंढते ढूंढते साथ में नाक को नापते नापते देश के हर एक प्रांत और जिला में गया। चौथा, बिहार के सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 में शहीद हुए जो बच्चे थे उनकी जो स्थापित मूर्तियां थी उनको भी नाक को नापा, परंतु सभी बड़े निकले। हद हो गई भाई मूर्तिकार का। पांचवा, अंत में देश के किसी जिंदा व्यक्ति की जिंदा नाक लगाने का प्रयत्न किया और यह प्रयत्न सफल भी रहा और अंत में जिंदा व्यक्ति की नाक लगा दी गई। तो सबसे खराब काम किया। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। प्रस्तुत कहानी में जगह जगह कुछ ऐसे कथन आए हैं जो मौजूदा व्यवस्था पर करारी चोट करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे जिंदा नाक लगा दी गई, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं, सब हुक्कामों ने एक दूसरे के तरफ ताका, पाठ में आए ऐसे अन्य कथन छाटकर लिखिए। तो पाठ में ऐसे बहुत सारे व्यंग्यात्मक घटनाएं हैं जो वर्तमान व्यवस्था पर चोट करते हैं। पहला पॉइंट, इंग्लैंड के अखबारों की जो कतरनें होती थी वह हिंदुस्तान के अखबारों में दूसरे दिन क्या होती थी? चिपकी हुई नजर आती थी। मतलब आज जैसे इंग्लैंड के अखबारों में कोई खबर है, मतलब छोटा सा जो खबर है उसको भारत के अखबारों में बड़ी खबर करके दिखाया जाता था, जिसमें लिखा था क्या कि रानी नीले रंग का सूट, रानी ने हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है। दूसरा, शंख पूरे इंग्लैंड में बज रहा था और गूंज कहाँ हो रही थी? हमारे हिंदुस्तान में हो रही थी। तीसरा, सड़कें जवान हो गई, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई। मतलब सभी सड़कों को क्या कर दिया गया? नया कर दिया गया। जितने भी धूल थे सबको खत्म करके नई सड़कें बना दी गई। इमारतों में नाजनीनों की तरह श्रृंगार किया गया, मतलब पूरी इमारतों को क्या कर दिया गया? पेंट कलर कर दिया गया, सब चमक उठे। चौथा, दिल्ली में सब था, सिर्फ जॉर्ज पंचम की लाख पर नाक नहीं थी। पांचवा, पहरेदार गश्त लगाते रहे और लाट की नाक चली गई। छठा, देश के खैर ख्वाहों की मीटिंग बुलाई गई। सातवां, अगर यह नाक नहीं है तो हमारी नाक भी नहीं रह जाएगी। आठवां पॉइंट, पुरातत्व विभाग की सभी फाइलें के पेट जो है वो चीरे गए परंतु कुछ भी पता नहीं चला। ये सब कुछ कुछ कथन है जो इस प्रस्तुत कहानी में बहुत ही चोट पहुंचाते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। नाक मान सम्मान व प्रतिष्ठा का द्योतक है। यह बात पूरी व्यंग्य रचना में किस तरह उभर कर आई है? लिखिए। नाक सदा से ही मान सम्मान एवं प्रतिष्ठा का प्रतीक रही है। प्रतिष्ठा के प्रतीक इसी नाक को इस व्यंग्य रचना का विषय बनाया गया है। साथ ही देश की सभी सरकारी व्यवस्थाओं, मंत्रियों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों की गुलामी भरी मानसिकता पर भी कठोर प्रहार किया गया है। मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो नाक जो होता है वही तो मान सम्मान प्रतिष्ठा का द्योतक है। तो नाक से ही हमारा मान सम्मान प्रतिष्ठा होती है और इसी नाक को क्या कर दिया गया इस कहानी में? व्यंग्य रचना का विषय बना दिया गया। साथ ही साथ क्या बताया गया कि हमारे जितने भी सरकारी व्यवस्था है, मंत्री, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, सभी गुलामी भरी मानसिकता पर क्या किया? बहुत ही कठोर प्रहार किया है। देश को स्वतंत्र हुए आज काफी समय बीत गए, फिर भी अधिकारियों और कर्मचारियां, मतलब इतने दिन देश स्वतंत्र हुए बीत गए, फिर भी हमारे जो अधिकारी हैं, हमारे जो कर्मचारियां हैं, उनकी गुलामी भरी जो मानसिकता है, वो जो जीवन जी रहे हैं, वो जॉर्ज पंचम की लाट की इस टूटी नाक की किसी को भी चिंता नहीं थी। परंतु एलिजाबेथ के भारत आने के कारण अचानक से यह टूटी हुई नाक उनके लिए क्या हो गई? बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई और सरकारी तंत्र और अन्य कर्मचारी भी क्या करने लगे? जॉर्ज पंचम की नाक को लगाने के लिए बहुत ही चिंतित हो उठे।
और नाक को फिर से लगाने के लिए हर प्रकार का जोड़ तोड़ कोशिश करने में लग गए। बस उनके बीच मचा हुआ हड़कंप देखने लायक था। यह निश्चित रूप से गुलामी की मानसिकता का ही असर था कि वे जॉर्ज पंचम की नाक को अब और देर टूटी हुई नहीं देख सकते थे और न ही इस दशा में एलिजाबेथ को दिखाना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, अखबारों ने जिंदा नाक लगने की खबर को किस तरह से प्रस्तुत किया? तो अखबारों में जिंदा नाक लगने की खबर को ऐसा पत्थरवत बना दिया गया कि अखबार वालों ने खबर छाप दी कि जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक लगा दी गई है, वे भी इस प्रकार की नाक जो कहीं से भी पत्थर की नाक नहीं लगती है। सोचिए बात को कैसे घुमाकर वहां पे अखबार में छपा गया। इस तरह जिंदा नाक लगाने की खबर को शब्दों के कैसे तालमेल में जो वास्तविकता होती है उसमें छिपा लिया गया कि ऐसा नाक लगाया गया, ऐसा जिंदा नाक लगाया गया कि जैसे लग रहा है कि पत्थर का है ही नहीं, पत्थर का नाक दर्शा दिया उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, जॉर्ज पंचम की लाट पर किसी भी भारतीय नेता, यहां तक कि भारतीय बच्चे की नाक फिट न होने की बात से लेखक किस ओर संकेत करना चाहता है? जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर किसी भी भारतीय नेताओं, यहां तक कि बिहार के सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 में शहीद हुए जो भारतीय बच्चे थे, उनकी भी नाक फिट न होने की बात से लेखक का संकेत था कि जिस जॉर्ज पंचम की नाक के लिए सरकारी तंत्र के सभी जो कर्मचारी, सभी जो सरकारी तंत्र हैं, जो काम है, वो जो चिंतित हो गए हैं, उनकी नाक तो अब अपने देश के महापुरुषों की बात तो दूर, देश के लिए शहीद हुए बच्चों की नाक से भी छोटी थी, जिसके लिए इतना तहलका मचा रखा था। इस तरह जॉर्ज पंचम की गणना गोखले, तिलक, शिवाजी, गांधी, पटेल, बोस की तुलना में नगण्य थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक ही नहीं थी। इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते थे? तो नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। यह वाक्य कहकर लेखक यह स्पष्ट कराना चाहते हैं कि भारत के स्वतंत्र होने पर वह सर्वथा संपन्न हो चुका था, कहीं भी विपन्नता नहीं थी, अभाव था तो केवल आत्मसम्मान का, स्वाभिमान का। संपन्न होने पर भी देश परतंत्रता की मानसिकता से मुक्त नहीं हो सका था और अंग्रेज का नाम आते ही हीनता का भाव उत्पन्न होता था कि ये हमारे राजा शासक रहे हैं। गुलामी का कलंक पीछा नहीं छोड़ रहा था, इसीलिए लेखक कहता है कि दिल्ली में सिर्फ नाक नहीं थी, बाकी सब कुछ था। जॉर्ज पंचम, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे? जॉर्ज पंचम की लाट पर जिंदा नाक लग जाने के कारण अखबार वाले लज्जित हो गए थे। जिस जॉर्ज पंचम की तुलना छोटे बच्चों से भी नहीं की जा सके और जिसके अत्याचार को इतिहास भी शायद भुलाया नहीं था, उस जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर अपने सम्मान की नाक कटवाकर जिंदा नाक फिट कर दी गई। यह कृत्य चुल्लू भर पानी में डूबने जैसा था। यह भाव देशवासियों को कचोट रहा था। मातम का दिन समझा हो, इस कारण उस दिन कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी, किसी व्यक्ति ने कहीं भी फीता भी नहीं काटा था, किसी भी प्रकार की सार्वजनिक सभा भी नहीं हुई थी, कहीं भी किसी व्यक्ति का अभिनंदन भी नहीं हुआ था, किसी प्रकार की मान पत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई थी, किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह भी नहीं हुआ था। यह दिन भारतीयों के आत्मसम्मान पर चोट करने वाला दिन था, इसलिए आज के दिन अखबार खाली थे। तो ये था जॉर्ज पंचम की नाक से रिलेटेड प्रश्न उत्तर जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। आशा करती हूँ कि आपको ये सभी प्रश्न उत्तर अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि आपको ये सब अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लें और यदि यह सब प्रश्न उत्तर को आप टेक्स्ट के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट पे विजिट करके इसे टेक्स्ट के रूप में भी प्राप्त कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट है www.educationforindia.com। तो यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे भी क्लिक करें ताकि आपको ऐसे ही आगे भी जो हम वीडियो बनाएंगे ये सब नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।